हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए आज की ताजा खबरें देखते हैं हम। तो चलिए हम सीधा मेन पेज पर आते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स, बराक ओबामा, मनमोहन सिंह, द लीडर हु सॉ द फ्यूचर, दारकब सिंह विजन। पूरा मनमोहन सिंह पर ही आर्टिकल्स है। अनफिनिश्ड टास्क, pragmatic idealist, history will be kind but not to PM Singh, लाल सलाम, डॉक्टर सिंह, मनमोहन मनमोहनॉमिक्स in his own words. But December the 12th month derived its name from the Latin word for number 10. देखिए, देखते हैं हम एक दो आर्टिकल देखेंगे इनके बारे में। मेरे हिसाब से ये एक्सप्लेन्ड वाला ही देख सकते हैं हम। एक दो आर्टिकल देख सकते हैं वैसे, और द ट्रिब्यूट। वैसे तो कुछ पूछने वाले नहीं है इस पर, यूपीएससी हार्डली कुछ पूछा तो पूछ सकते हैं, पर चांसेस आर लेस, वेरी लेस। फिर भी हम देखेंगे, एक दो आर्टिकल तो देख ही लेते हैं, एक्सप्लेन वाला ही देखेंगे पूरा डिटेल में क्या रहेगा उन्होंने। तो चलिए, मनमोहनॉमिक्स इन हिज ओन वर्ड्स। Dr. Singh's views did not exactly align with the Nehruvian approach to economic policy. Long before he changed the Indian economy in the 1990s, he tried to mold policy in the direction of broad-based economic reforms and liberalization. Very early on, he proposed ideas that are now part of India's policy consensus. तो देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म्स लाए थे, और ये थोड़े से अपोज में थे जो नेहरूवियन अप्रोच था उनसे थोड़ा सा अलग, मतलब वो अलाइन नहीं कर पा रहे थे उससे। उन्होंने थोड़े से जो चेंजेस किए वो अभी भी रिलेवेंट है। अभी वो क्या क्या चेंजेस है अभी हम वो ही देखेंगे। Former Prime Minister Manmohan Singh, who passed away on Thursday, remains one of India's lesser understood public intellectuals. He obtained a typos in economics with first class honors from Cambridge in 1957, DPhil from Oxford in 1962. He taught at the Delhi School of Economics from 69 to 71 and went on to serve in some of the most important policy making roles in India. अब बात की जाए तो देख सकते हो आप कि इन्होंने इकोनॉमिक्स जो है कैम्ब्रिज से किया, फिलोसफी जो है वो फिर 62 में, और 69 से 71 तक पूरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये टीचर रहे, और उसके बाद सीधा आप पॉलिसी मेकिंग में ही आ गए। ही एंटर्ड पॉलिटिक्स इन 1991 and became the finance minister who shaped India's transition from a centrally planned, highly regulated and largely closed economy to an open, liberalized and market economy. अगर बात की जाए तो अभी तक हमारा जो 1991 तक जो था इंडिया, वो थोड़ा क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या, इंडिया के मतलब इंडिया है, इसके अंदर अंदर ही हमारा सब जो भी चल रहा है अंदर अंदर ही चल रहा है, बाहर से कुछ लेना देना नहीं है हमारा। क्लोज्ड इकोनॉमी है, सेंट्रल है, अंदर अंदर ही बहुत रेगुलेटेड है। फिर इनके आने के बाद 1991 में, क्योंकि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो उसके वजह से हमें मार्केट को खोलना ही पड़ा, क्योंकि उनके मतलब पैसे तभी दे रहे थे उन्होंने, तो उनकी वजह से भी, और इनके भी एक पुश था कि हमें थोड़ा इकोनॉमी को खोलना चाहिए। तो फिर ये लिबरलाइज्ड हो गए, थोड़े रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम किए, मार्केट इकोनॉमी में आ गए। As Prime Minister between 2004 and 14, he oversaw the phase of fastest economic growth and poverty reduction in the country. तो देखा जाए तो फास्टेस्ट फेज है इकोनॉमिक ग्रोथ की और पॉवर्टी रिडक्शन की हमारे कंट्री में 10 सालों में ही। But he left office amid allegations of corruption against his government. The last phase of his tenure saw policy paralysis in which coalition partners and even his Congress colleagues moved in different directions, and the Prime Minister appeared too weak to provide direction. The widespread public dissatisfaction reduced the Congress to its worst electoral performance in the 2014 election and put a question mark over his legacy and beliefs. तो देखा जाए तो जो कोलिशन पार्टनर्स थे तो वो थोड़ा सा अभी अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लग गए थे, और जो प्राइम मिनिस्टर जब अभी कोई इनके साथ ही नहीं दे रहा है तो फिर डिफिकल्ट होता है कि ये कुछ बता पाए कि डायरेक्शंस दे पाए। तो इसकी वजह से फिर 2014 में इनका जो टोटल परफॉर्मेंस था तो बहुत मतलब डेंजर था इनके लिए इलेक्शंस वो साल। Did Manmohan Singh really believe in the power of Indian entrepreneurs and market forces and in the promise of free trade and export-led growth? Did he believe governments should soak the rich to address inequality? Did he try to support public sector enterprises,
when they made losses? Did he care about household sanitation, understand its link to the economy? देखो, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि भाई इन्होंने अभी सपोर्ट किया रहता क्या इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को? भाई इकोनॉमिस्ट है वो, उनको पता रहता है। फ्री ट्रेड एंड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को प्रॉमिस क्या रहता क्या? फिर या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक्सर्ट्स from Singh's own writings, sourced from a 5 volume set of his most important speeches and writings published by the Oxford University Press in 2019 on topics that often dominate the news today, show how far ahead of the curve he was on various economic policy issues long before India reached its current consensus on them. देखो, 2019 में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया था। और अगर बात की जाए अभी के पॉलिसी की, तो अभी के जो पॉलिसी चल रहे इकोनॉमिक, तो वो ऑलमोस्ट उन्हीं के लाइंस पे चल रहे देखा जाए तो। मतलब इतना विजन था उनका। On planning versus markets, even as part of India's Nehruvian economic policy establishment, Singh showed he was not a blind believer in the planning process, nor he was blind to threat of corruption in government. Delivering the Vittal and Chandravarkar Memorial Lecture at IISc Bangalore in 1986, Singh, who was then Deputy Chairman of the Planning Commission, said, "Planning is no panacea for economic ills. It all depends on the institutional setting." Adam Smith's preference for laissez-faire was to an important degree the result of his knowledge of the corruption in British life that regulations under mercantilist influence often led to. If the basic preconditions of a fairly efficient and honest public administration are not satisfied, planning cannot be expected to lead an improvement either in resource allocation or in income distribution. देखो, प्लानिंग ही सब कुछ नहीं रहता है। सभी का जो मसला है बस प्लानिंग ही नहीं रहता है। सब डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल सेटिंग पर। अगर आप इतने अच्छे से भी प्लान कर रहे हो और करप्शन रहा, खत्म हो गया। अगर आपका बेसिक प्री कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहे कि भाई फेयर होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर यही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कितना भी अच्छा प्लानिंग कर लो, कुछ फायदा नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन मैंने वही बताया, आप पैसे किधर से भी लाओ, अगर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे घपले हो रहे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। गरीब के पास उतना पैसा आएगा भी नहीं। फिर पॉलिसी पे कितने भी अच्छे स्कीम्स रहने दो या कुछ भी रहने दो। However, Singh did understand why policymakers before him chose a planned economic approach, he said. Newly independent countries of the third world found that they lacked both a well-developed infrastructure of social overhead capital रहेगा obviously, as well as entrepreneur class with a strong propensity to bear risk and uncertainty. देखो, इनको पता था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है जैसे थर्ड वर्ल्ड के, तो वो हमारे पास मतलब इन द सेंस कि जो थर्ड वर्ल्ड मतलब क्या, जो डेवलपिंग है, तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है उतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ना ही उतना कैपिटल रहेगा, सोशल कैपिटल तो स्पेशली नहीं रहेगा, और एंटरप्रेन्योर क्लास को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन दिस एनवायरनमेंट, exclusive reliance on the market forces and private enterprise could not lead to fast enough process, since development in the initial stages is characterized by large discontinuities and externalities, leading to a significant divergence between social and private costs and benefits. Reliance on unregulated market forces was considered as contributing to suboptimal investment decisions. अभी ये बोल रहे कि ये जो एनवायरनमेंट था, तो एक्सक्लूसिव रिलायंस हम मार्केट फोर्सेस पर या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज से हम इतना फास्ट इनफ प्रोग्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट जो था इनिशियल स्टेजेस में था, और बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटीज एक्सटर्नलिटीज काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। There was also the additional concern that in an economy characterized by highly skewed initial distribution of income and wealth, excessive reliance on market forces could accentuate these disparities to an extent which would not be acceptable to the broad mass of people. For all these reasons, a growing role of public ownership, regulation of private investment in the framework of broad national priorities, as outlined in a medium-term development plan, found ready acceptance. देखिए, अभी और एक कंसर्न क्या था, जो इकोनॉमी है वो कैरेक्टराइज की गई थी, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम और वेल्थ के ऊपर ही, पर उसके ऊपर ही हम सब खेल रहे थे कि भाई जिसका इनकम ज्यादा है उसके हिसाब से वो चलेगा, और एक्सेसिव रिलायंस था हमारा मार्केट फोर्सेस पे, तो उसकी वजह से ज्यादा ही फ्लक्चुएशंस आने लग गए थे। इसलिए पब्लिक ओनरशिप और रेगुलेशन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, तो उसका कुछ इतना खास नहीं हो रहा था। अभी लाइसेंस राज परमिट आने लग गया था। In his TTK memorial lecture in Madras in 1983, Singh, who was then governor of the Reserve Bank of India, argued for sharply scaling back overly restrictive regulations on private enterprise. I see no hope of improvement unless there is a deliberate effort to confine detailed programming and licensing only to a manageable list of sectors and industries of critical importance of to the country. अभी ये बोल रहे थे कि भाई लाइसेंस परमिट राज है। अभी जो चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा सेक्टर है, उतने इंडस्ट्रीज है, उनको ही आप दे रहे हो लाइसेंस, तो वो एक
डेंजरस रहेगा आगे जाके. इन ऑल अदर केसेस इंडस्ट्रियल licensing can be dispensed with. Government can still release demand forecast for guidance of prospective entrepreneurs, but the choice of investment decision should be left to them. If growth of some of these industries is vital for sustaining the process of industrial development, a scheme of positive incentives should be devised to attract investment into these industries. Licensing is a poor substitute for positive promotional measures in such cases. देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ग्रोथ हमें चाहिए तो इंडस्ट्रीज को एक तो इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि अट्रैक्ट हो जाए इन्वेस्टमेंट हमारे ये इंडस्ट्रीज में. और जो लाइसेंसिंग है वो इतना अच्छा खास नहीं है. मतलब आप छोटे छोटे फायदे के लिए आप पूरा लाइसेंसिंग दे रहे तो फिर वो गलत हो जाएगा. हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो अच्छा नहीं है. ऑन इनइक्वालिटी सोक द रिच. अभी देखो खींचना पड़ेगा रिच के तरफ से. सिंह वॉज कंसर्न अबाउट द डेंजर ऑफ वाइडनिंग इनइक्वालिटीज इफ इंडिया चूज द पाथ सोनली ऑफ मार्केट फोर्सेस. अभी इन्हें और एक समस्या थी कि हम पूरी तरह मार्केट फोर्सेस की तरफ गए तो जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ने वाली. क्योंकि देखो जो मार्केट फोर्सेस है वो अगर देखा जाए तो रिच और रिच हो जाएंगे और पुअर उतने ही पुअर रहेंगे या फिर कम भी हो सकते. टाटा showed that while poverty rates have fallen since economic liberalization, economic income and wealth inequalities have soared. In another 1983 lecture, Singh underscored the need for containing elite mass contradictions to avoid widespread social and economic unrest. देखो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि डाटा इन्हें मिल रहा था कि अभी जैसे इन्होंने लिबरलाइज किया था तो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा हद तक बढ़ गए थे. ठीक है. अभी नीड थी कि जो इलाइट मास कॉन्ट्रडिक्शंस है वो अवॉइड करे वाइड स्प्रेड सोशल एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट. देखो अभी सोशल इकोनॉमिक अनरेस्ट आ गया तो स्टेबल नहीं रहेगी कंट्री और उससे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी तो और डिफिकल्टी हो जाने वाली. मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी एट सर्टन डिस्टेंस बिटवीन द इलाइट एंड मासेस इज परहैप्स अनअवॉइडेबल. But if not controlled, elite mass contradictions can be highly disruptive and destabilizing. If the elite sections use their power and influence for personal material gain and comfort, this will lead to distortions in the allocation of scarce resources. Overall, resources being limited, the insistence of small privileged minority to enjoy living standards comparable to those prevailing in advanced post-industrial societies will inevitably result in the production structure being based in favor of luxury goods at the very time when the great mass of our people do not have access even to elementary necessities of life. अब ये बोल रहे ये वही इनइक्वालिटी की बात कर रहे. अगर हम ऐसे करते बैठे तो फिर जो है जो रिच है वो तो रिच बनने ही वाले और जो स्मॉल प्रिविलेज माइनॉरिटी उनके पास सादे सोने के लिए भी उतना नेसेसिटीज नहीं है तो वो एक डिफिकल्ट हो जाएगा. दिस कैन गिव राइज टू सीरियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेंशन विच कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मच मोर. वही बात है अगर ये अगर चलता रहा तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेंशन होने ही वाले हैं और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है. The elite will be unable to persuade the mass of working class to accept a degree of restraints on their consumption and therefore on wage claims in the interest of faster accumulation of capital. The resulting struggle between workers and employers can easily degenerate into hyperinflation of the type one comes across in Latin America. देखो अगर आप बात की जाए तो ये वैसे ही टेंशन बढ़ता रहा तो जो वर्किंग क्लास है वो ज़्यादातर तो इनकार करेगा काम करने से. तो वर्कर एम्प्लॉयर का जो रिलेशन है वो भी टूट जाएगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा पता है. इन्फ्लेशन नहीं हाइपर इन्फ्लेशन 100% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन. तो बट सिंह ऑल्सो वॉन्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स अडॉप्टिंग सोकिंग द रिच पॉलिसीज टू एड्रेस इनइक्वालिटी. अब आप बोलोगे कि फिर जो रिच है उनसे ही निचोड़ दिया तो अच्छी बात है ना. तो ये भी डेंजरस है ऑब्वियसली. Establishment of a relation of mutual trust and confidence between government and private industry is not an easy task in an underdeveloped mixed economy operating in the framework of an open polity. Entrepreneurs usually belong to small minority groups and very often policies of soaking the rich have a strong electoral appeal. Thus, governments often fall prey to populist pressures and devise a regulatory framework with an eye on electoral appeal. This compels entrepreneurs to turn into speculators, short-term maximizers, making a living by manipulating political processes rather than through creative productivity. देखो अभी अगर जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में तो वो मिल पाना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि एक तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है हमारे और ओपन पॉलिटी है. मतलब क्या ऑब्वियसली आपको वोट चाहिए एट द एंड. तो अभी इलेक्टोरल अपील के लिए आप कुछ भी कर सकते हो क्या तो वो भी गलत बात है. एंड प्रोवाइड देम अ स्ट्रॉन्ग बिल्ट इन इंसेंटिव फॉर रिवेलिंग टैक्सेस एंड साइपनिंग ऑफ फंड्स अब्रॉड इन इन्वेस्टमेंट्स इन स्विस बैंक्स. अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए. अभी ये भी पैसा लेके सीधा स्विस बैंक डाल रहे हैं. चलो. And on openness of trade. Many economists now point out that the trade protectionist of the Nehru decades was a mistake. India's weak export fair performance in 1950s dismissed Singh as a default candidate.
In his thesis, India's export trends and the prospects of self-sustained growth, published in 1962, Singh argued that policymakers had underestimated India's export potential. देखो, अगर बात की जाए ट्रेड की, तो जब नेहरू जब थे तो थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट था, मतलब उतना अवेयरनेस नहीं था और उन्हें भी लग रहा था कि भाई उतना नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ट्रेड के ऊपर। पर जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने थोड़ा बोल दिया कि हम अपना जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल खूब मतलब बहुत ज़्यादा है। Indian planners were swayed by undue export pessimism, which led to a neglect of scope and potential of export growth. तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जो इंडियन प्लानर्स थे वो भी थोड़ा सा एक्सपोर्ट पेसिमिज्म में गए थे कि भाई एक्सपोर्ट इतना कुछ होने वाला नहीं है हमारा, तो इसलिए नेग्लेक्ट ही किया था उन्होंने एक्सपोर्ट ग्रोथ को। एंड टू द सेक्रीफाइस ऑफ इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी गेन्स एसोसिएटेड विद ग्रेटर एम्फोसिस ऑन इंटरनेशनल specialization. In fact, given sensible domestic policies in areas such as the control of inflation, more realistic exchange rate policies, India's exports could do much better than assumed by India's development planners. तो ये पूरा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अगर हम एक सेंसिबल डोमेस्टिक पॉलिसीज किया और हमने थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, तो हमारा जो रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पॉलिसीज रखे तो इंडिया एक्सपोर्ट बहुत डेंजरस होगा और सभी मतलब डेवलपमेंट उससे तो कई ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाते थे तब, अगर तब किया रहता तो। और इंडिया का डेवलपमेंट प्लानर से भी थोड़ा समझ में आ गया रहता कि भाई बस ऐसा मान लेने से थोड़ी होने वाला है। ऑन पीएससी ऑटोनॉमी यूनियंस, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस लीडिंग टू इनएफिशिएंट inefficiencies in public sector undertakings, price controls, and the role of trade unions in sick and struggling firms were areas of concern that Singh recognized as holding back. In the 1986 lecture quoted above, he said autonomy and accountability of a public sector enterprise have been under discussion for nearly 2 decades. Those who swear by the public sector and yet will not grant this enterprise legitimate functional autonomy are not true friends of the public sector. देखो, अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी दोनों अलग अलग है। ऑटोनॉमी मतलब क्या, आपकी जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, आप जो भी कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ये एक्ट किया है तो आपने किया है तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा, वो होती है अकाउंटेबिलिटी। तो अगर ये दोनों साथ में नहीं है तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा, और वही बोल रहे हैं कि अगर ये दो फ्रेंड नहीं हो सकते फिर, ठीक है। इट हैज ऑल्सो टू बी रिकॉग्नाइज दैट इफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज डू नॉट एंजॉय रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू टेक अ फेयरली लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द देयर एंटरप्राइज। अभी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, अगर उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब उनको ही उनके नौकरी का भरोसा नहीं है, तो हार्डली कोई लॉन्ग टर्म व्यू का देंगे कुछ, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म में ही निपटा के बोलेंगे भाई हमारा इतना ही काम है, हम क्यों ज़्यादा आगे करें, हम ज़्यादा करने जाएंगे तो फिर ये और हमारा टर्म कम कम होगा। Trade unions which insist on the persistence of obsolete technologies for the sake of job security of their members do not advance the cause of the public sector or for that matter of employment. अभी ट्रेड यूनियन भी जो है इंसिस्ट करने लग गया था कि भाई जॉब सिक्योरिटी है तो हमें टेक्नोलॉजी की मत लाइए, हमारा जॉब चला जाएगा वगैरह वगैरह। तो अभी क्या बोलना अभी। लैक ऑफ पीरियोडिक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफन लीड्स टू अनकॉम्पिटिटिव कॉस्ट, low profitability, and restricted scope for future expansion of both output and employment. Similarly, public policies which will not permit adjustment of prices of public enterprises despite justified increase in cost also do not serve the cause of growth. Very often needed price adjustments are postponed under political pressure, so that in the meanwhile losses go on increasing and public sector enterprises are starved of funds and further expansion. The time has come to depoliticize the process of price formulation in the public sector. तो ये बोल रहे जो पब्लिक सेक्टर है उसमें थोड़ा सा डीपॉलिटिसाइज करना चाहिए भाई, पॉलिटिक्स इसमें रहना ही नहीं चाहिए। जितना नहीं रहेगा उतना अच्छे से काम करेंगे। ऑन एजुकेशन हेल्थ और वुमेन, इन अ लेक्चर एट द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इन 1983, सिंह stressed the critical role of better education, health and sanitation in boosting India's productivity capacity. The spread of mass education can greatly help to change attitudes, aspirations, motivation, and ability to master new skills. It is really unfortunate that even after 35 years of independence, universal primary education is not reality. The heavy dropout rate robs the rise in enrollment ratio of any significant. The proportion of illiteracy is much higher among women, which is bound to affect the progress of family planning and preventive healthcare measures through the adoption of simple hygienic practices in our homes. Without paying adequate attention to the healthcare and nutritional needs of pregnant women, nursing mothers, and young children, we can never hope to realize adequately the vast productive potential represented by the nation of 700 million people.
An adequate and more equal access to basic public goods and especially education and health can release vast लेटेंट ह्यूमन एनर्जीज फॉर क्रिएटिव पर्पस। देखो इसमें अभी ये सेक्शन में क्या बोला, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी हम जो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अभी तक रियलिटी नहीं बनाए। बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट है, इसकी वजह से एनरोलमेंट रेशियो पे फर्क पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा इलिटरेसी जो है वो वुमेन में देखी जाती है, तो उसकी वजह से फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम आएगा, उनके हेल्थ मेजर्स में प्रॉब्लम आएगा, सिंपल हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में भी प्रॉब्लम आएगा। न्यूट्रिशन हेल्थ केयर अच्छा नहीं है। फिर नर्सिंग वुमेन, मदर्स, यंग चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशन डाइट रहना चाहिए वो भी ठीक ठाक नहीं है। अगर हम अभी जो पोटेंशियल है हमारा जो 700 मिलियन तभी के लिए, अगर वो अच्छे से हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, हमारा जो पोटेंशियल है वही रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अगर हम इधर ही उलझे रहे, तो ये एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटी तो एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए। चलिए, मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। काफी अच्छा आर्टिकल था। कि तो हम, आपको पढ़ना है तो आप बाकी पढ़ सकते हो, इसे नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Current account deficit narrows to 11.2 billion in quarter two. Rupee locks steepest intraday decline in nearly 2 years. शायद आपने एक्सचेंज रेट का पढ़ा रहेगा, नॉट विदाउट रेजिस्टेंस। सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। या अपर स्लैंग, ये सियांग रिवर, ये सियांग अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी, ईटानगर, आसाम, नागालैंड, ठीक है, म्यांमार, मणिपुर, बांग्लादेश है यहाँ पर। ये प्रोजेक्ट के बारे में चल रहा है सब। वन स्टार, वही साहब, ज्यादा नहीं हो रहा। राइज ऑफ एवरीडे हीरो स्क्विड गेम सेकंड सीजन आ गया। सिंघम अगेन आ रहा है। नेवर लेट गो, गोल्डन डोज ऑफ अ ड्रामा। चलिए ऊपर के न्यूज देखते हैं हम अभी, जो हम मिस कर पाए थे। वन लाइनर्स को जो आया तो ठीक, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज ओवर रोड टू टेक ग्रीन सिटी इन यूयू हाउस। अंडर सरपंच अटैक्ट इन धाराशिव, केस अगेंस्ट फोर। इन 32 से 2024। बेटर एजुकेशनल सिस्टम्स करेंगे।
चलिए फिर, उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा लेक्चर। बोलते हैं फिर, जय हिंद।